नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव में मदन अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। वो एक बहुत बड़ा ठग था। ऐसा कोई आदमी नहीं बचा था जिसे उसने ठगा ना हो। यही कारण था कि आसपास के गांव एरिया के सभी लोग उसकी इस आदत से परिचित थे और उससे बच के निकलते रहते थे। एक दिन मदन जब घर पे खाना खाने आया तो देखा अम्मा किसी सोच विचार में बैठी हैं। उन्हें ऐसे सोच विचार में बैठे देखकर उसने कहा, क्या बात है अम्मा, तुम इतनी परेशान काहे को है? क्या सोच रही हो, जरा हमें भी बताओ। अम्मा बोली, बेटा हमें तो तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। सोच रहे हमारे मरने के बाद तुम्हें कौन दो रोटी देगा। तुम्हारे संग साथ के गांव में जितने भी लड़के हैं सबके ब्याह हो गए हैं, एक एक दो दो बच्चे सबके डोल रहे हैं और तुम्हारा गांव और आसपास के इलाकों में बड़ा नाम ठगी में निकल गया है। इसीलिए कोई अपनी लड़की भी देना नहीं चाहता है। मुझे तो लगता है कि बिना नाती पोते के मुंह देखे मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। मदन ने कहा, अच्छा अम्मा, इतनी छोटी सी बात है, इस बात के लिए तुम इतनी उदास बैठी हो? अरे मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, वरना बहू लाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और तुम एक दो नाती पोता की बात कहती हो। अरे मैं तो इतने नाती पोता ले आऊंगा कि तुम्हारा घर भर जाएगा। मदन की चुहल भरी बातें सुनकर अम्मा थोड़ा सामान्य हुई। अगली सुबह उठकर मदन अम्मा से बोला, देखो अम्मा, आज मैं परदेश जा रहा हूँ। आसपास के गांव वाले तो मुझे अपनी लड़की देंगे नहीं, इसीलिए मैं किसी दूर नगर से लड़की लेके आऊँगा। पर घर में तभी घुसूंगा जब मैं तुम्हारे लिए बहू ले आऊँगा। मदन सकल सूरत में तो बड़ा अच्छा था ही, बाका जवान था। उसने अपने नए कपड़े निकाले जो वो कभी कभार पहनता था, उसे पहन के तैयार हुआ। अब वो किसी धनवान घर का सजीला युवक लग रहा था। वो एक अनजान नगर की ओर चल दिया। चलते चलते बड़ी देर हो गई। गर्मी का मौसम था, इसीलिए थकान और भूख प्यास से वो बेहाल हो गया था। एक पेड़ की छांव देखकर वो वहीं पे सुस्ताने बैठ गया। वहीं पास में ही एक किसान खेतों में हल चला रहा था। गर्मी से बेहाल वो भी सुस्ताने के लिए वहीं पास में आकर बैठ गया और मदन को देखकर पूछ बैठा, और भैया कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? मदन ने सोचा, अगर मैं अपना सही परिचय दूंगा तो हो सकता है ये जान जाए, क्योंकि मेरा नाम तो बड़ा बदनाम हो चुका है। आसपास के गांव वाले सब तो मेरे बारे में जानते हैं, पता नहीं उड़ती उड़ती खबर कहाँ तक गई हो। इसीलिए उसने अपने गांव का नाम भी झूठा सच्चा बता दिया। फिर उस आदमी ने कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मदन बोला, मेरा नाम जमाई राजा है। ये सुनकर बूढ़ा बड़ा हंसा, बोला, ये तो बड़ा विचित्र नाम है, मैंने तो पहले कभी ये नाम नहीं सुना। मदन भी बोला, अब क्या करें, पड़ गया सो पड़ गया, पता नहीं, मैंने तो जब से होश संभाला है सब मुझे यही कहते आए हैं। उसी समय बूढ़े की बहू बूढ़े के लिए खाना लेकर आ गई। खाने में मक्के की रोटी, साग और चटनी थी। वो आदमी खाने से पहले मदन से पूछ बैठा, आओ जमाई राजा, तुम भी खा लो। मदन को तो बड़े जोर की भूख लगी थी, सो वो भी खाने बैठ गया। ये सब उसकी बहू देख रही थी। संयोग की बात ये थी कि बूढ़े की एक बेटी थी जिसके ब्याह के पूरे 10 बरस हो गए थे। गौने में जब विदा कराने जमाई और उनके घर वाले आए थे, तभी घर वालों से कुछ बातचीत हो गई, बात बिगड़ गई और जमाई राजा बहू को बिना विदा कराए ही चले गए थे। तब से 10 बरस बीत गए, उन्होंने पलट के कोई सुध ना ली थी। इसीलिए बहू कुछ और ही समझ बैठी और वो जल्दी से अपने घर आई और अपने सास से बोली, अम्मा
आज तो बड़ा गजब हो गया। खेत पे जमाई राजा इतने वर्षों बाद आए थे, परंतु बापू ने उनका कोई सत्कार नहीं किया, सूखी रोटी और साग ही खिला दिया। अब बताओ जमाई राजा क्या सोचते होंगे, एक तो इतने बरस बाद आए, ऊपर से रूखा सूखा भोजन करा दिया। इधर वो बूढ़ा किसान खाना खाकर बैठा ही था कि एक आदमी हाँकता हुआ आया और बोला, भाई तुम्हारे ससुराल में कोई बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे जमाई राजा जैसे बैठे हों वैसे के वैसे तुरंत आ जाएं। सो बूढ़ा किसान अपने ससुराल की ओर जाने लगा, परंतु मदन भी कोई कम ना था। उसने बातों बातों में पूछ लिया कि उसका ससुराल कहाँ है, कितनी देर आने जाने में लग जाएगी। उसके बाद मदन उसी बूढ़े किसान के घर चला गया। वहाँ जब बूढ़े की बहू ने उसे देखा तो वो अपनी सास से बोली, अम्मा देख जमाई राजा आए हैं। उसकी सास आदर से उसे अपने घर ले गई और अपनी बहू से बोली, देखो जमाई राजा ने दोपहर में तो रूखा सूखा भोजन किया है, परंतु इस समय उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओ। फिर तो बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए, खीर, हलवा, पूरी, कचौरी। मदन ने भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया। किसान की पत्नी से बोले, देखो मैं बहू विदा कराने आया हूँ। जब उस औरत ने सुना तो वो बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो 10 बरस बाद सही, कम से कम दामाद ने बिटिया की सुध तो ली। सो वो बड़ी प्रसन्न हो गई। इधर लड़की जिसने कभी मदन को देखा ना था, अपने पति को देखने की इच्छा हुई। वो चुपके से झांक कर देखने लगी। मदन देखने सुनने में तो बड़ा ही खूबसूरत था, इसलिए वो भी उस पे मोहित हो गई। इधर मदन ने किसान की पत्नी से कहा, देखो गर्मी का समय है, धूप बहुत तेज हो जाती है, इसीलिए मुंह अंधेरे ही बिटिया विदा कर देना। सासू माँ बोली, अरे इस समय तो घर में न बिटिया के पिता हैं न भाई, दोनों ही बाहर गए हुए हैं, ऐसे कैसे विदा कर दूं। मदन भी थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में बोला, करना है तो सुबेरे ही कर दो, वरना रखो अपनी बिटिया, मुझे नहीं ले जाना। अब तो वो औरत चक्कर में पड़ गई। एक तरफ घर में ना उसका पति था ना बेटा, वो ऐसे कैसे विदाई कर दे। परंतु इतने बरस बाद जमाई आए थे, बड़ी मुश्किल से तो माने हैं, कहीं फिर से क्रोधित हो गए तो बिटिया को जन्म भर घर में ही बिठाना पड़ेगा। सास को चिंतित देखकर बहू ने कहा, माँ जी इतनी चिंता की क्या बात है, बड़ी मुश्किल से तो जमाई राजा आए हैं, अब जैसे भी है ननद रानी की विदा तो करनी है। बापू और इनका क्या, ये लोग फिर कभी जाकर मिल आएंगे। फिर तो वो औरत बिटिया की विदाई में जुट गई। जो भी घर में कपड़े लत्ते थे, जेवर गहना, नकदी सब इकट्ठा की। कहीं ऐसा ना हो किसी भी बात की कमी रह जाए और जमाई बाबू फिर से नाराज हो, इसीलिए खूब सारा सामान बांध दिया। इतना सारा सामान देखकर मदन बोला, अम्मा ये तो बहुत सारा सामान है, मैं इतना सब कुछ कैसे ले जा पाऊंगा। आपके दरवाजे पे जो घोड़ी बंधी है, क्यों ना आप इस पे सामान रख के भेज दें, कल सवेरे ही मैं अपने नौकरों से आपकी घोड़ी भिजवा दूंगा। अम्मा भी दामाद की बात सुनकर गदगद हो गई, बोली, कैसी बातें करते हो, घर की बात है, आराम से भिजवा देना, कोई भाग थोड़ी ना जाएगी। अगले दिन मुंह अंधेरे ही मदन की सासू माँ ने बिटिया की विदाई कर दी। मदन मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। खूब सारा सामान, बहू और एक घोड़ी भी ठग लाया था। अब एक घोड़ी पे 2 जन और ऊपर से ढेर सारा सामान था, इसीलिए उसे बैठने में बड़ी परेशानी हो रही थी। सोच रहा था काश कोई गाड़ी मिल जाती तो आराम से बातें करता हुआ जाता। तभी सामने से उसे एक गाड़ीवान आता दिखाई दिया। मदन मन ही मन ठगने को सोचने लगा। मदन वहीं पे रुक गया और गाड़ीवान से रास्ता पूछने के बहाने बातें करने लगा। गाड़ीवान को बड़ी जोर से आई हुई थी, परंतु वो अपनी गाड़ी यूं राह में छोड़कर खेत में जाना नहीं चाहता था। तो उसे मदन बातों से बड़ा भला लगा, साथ में पत्नी भी थी, इसलिए वो बोला,
भाई मुझे बहुत जोर की आई है, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी गाड़ी देख सकते हो? मैं तो फसल ले जाकर शहर में बेचने जा रहा हूँ, परंतु क्या करें, इस तरह गाड़ी को किसी के सहारे बिना छोड़ के जा भी तो नहीं सकता हूँ। मदन बोला, भाई तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी देखे रहूँगा। आदमी बोला, तुम्हारा नाम क्या है भैया? उसने कहा, मेरा नाम तो गाड़ी वाला है। वो आदमी हंसा और बोला, ये तो बड़ा विचित्र नाम है, परंतु गाड़ीवान को बहुत तेज आई हुई थी, इसलिए वो नाम के चक्कर में नहीं पड़ा और खेतों की ओर भाग गया। मदन तो इसी फिराक में था, इसीलिए वो गाड़ी ले उड़ा। इधर वो किसान जब दोपहर में अपने घर लौटा तो देखा दरवाजे पे घोड़ी नदारत है। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे हमारी घोड़ी कहाँ चली गई है? इस पे पत्नी खुश होकर बोली, अरे अरे घोड़ी तो जमाई राजा ले गए हैं, सामान बहुत हो गया था इसीलिए वो ले गए हैं, पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, कल तक वापस कर देंगे। बूढ़े ने कहा, जमाई कब आए थे? औरत बोली, अब इतना भी मत बनो, कल तुमने तो खेत पे उन्हें रूखा सूखा भोजन करा दिया था, वो तो भला हो बहू ने देख लिया तो मैंने घर में उन्हें बहुत सारे पकवान बना के खिलाए, वरना जमाई राजा मन में क्या सोचते, इतने वर्ष बाद ससुराल आए और उन्हें रूखा सूखा खाना खिला दिया आपने। कहीं जमाई राजा को ऐसा भोजन कराया जाता है? बूढ़े के कुछ समझ में नहीं आया, उसका सर चकराने लगा। इतने पे बहू ने भी कहा, पिताजी कल आपने ही तो उन्हें खाना खिलाया था, वही तो जमाई राजा थे। इस पर बूढ़े ने सर पीट लिया और कहा, अरे भाई वो कोई जमाई वमाई नहीं थे, उनका तो नाम जमाई राजा था। हे भगवान, तुमने मेरी बेटी किसके साथ भेज दी? बूढ़ा जल्दी से नगर कोतवाल के पास गया और रोते हुए बोला, वो मेरी बेटी को ले गया है। कोतवाल ने कहा, कौन तुम्हारी बेटी को ले गया है? उसने कहा, जमाई राजा मेरी बेटी को ले गए हैं। कोतवाल बुरी तरीके से बूढ़े पे चिल्लाए और बोले, जमाई राजा बेटी को ले गया है तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? जमाई है, बेटी को तो विदा करा कर ले ही जाएगा। इतना कहकर उसने उसे वहां से डांट कर भगा दिया। तभी गाड़ीवान रोता बिलखता आया और बोला, मेरी गाड़ी एक आदमी लेकर भाग गया है। कोतवाल ने उससे पूछा, कौन तुम्हारी गाड़ी चुरा ले गया है? वो आदमी बोला, गाड़ीवान गाड़ी चुरा ले गया है। इस पर कोतवाल ने उसे भी डांटा और कहा, अगर गाड़ीवान गाड़ी नहीं ले जाएगा तो क्या तुम ले जाओगे? भागो यहाँ से। हे भगवान, आज का दिन न जाने कैसा है, सुबह से ही मूर्खों से पाला पड़ा है, सबने दिमाग खराब करके रख दिया है। इधर मदन बहू और सारा सामान लेकर घर पहुंचा। सास ने जब इतनी सुंदर बहू देखी तो वो बड़ी मोहित हो गई। उसने बहू को बड़ा आदर सम्मान किया और लाड़ प्यार से भोजन पानी दिया। अब तक वो लड़की समझ गई थी कि ये एक ठग है और मुझे ठग कर ले आए हैं, परंतु 2-4 दिन रहकर ही वो समझ गई थी कि घर और घर के लोग बड़े ही अच्छे हैं, घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है और मदन भी बड़े अच्छे दिल का है। इसीलिए उसने चिट्ठी अपने घर वालों के लिखी और कहा कि आप लोग बिल्कुल मत परेशान हो, मैं यहाँ बड़े अच्छे तरीके से हूँ। चिट्ठी पाकर उसके घर के लोग भी संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने भी सोचा, चलो बिटिया अच्छी तरीके से अपने घर बार की हो गई। एक दिन धूमधाम से दोनों का ब्याह हो गया। एक दिन मदन की पत्नी ने मदन से कहा, वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, परंतु यूं ठगी करना मुझे नहीं भाता है। आप ये ठगी का धंधा छोड़ क्यों नहीं देते हैं? कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते हैं? मदन को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने भी सोचा, ठगी के धंधे से जीवन यापन करना सही बात नहीं है, इसलिए उसने भी ठगी का धंधा छोड़कर एक व्यापार कर लिया और फिर सुखपूर्वक रहने लगे।